Good morning, everyone. Today we shall start new chapter, that is money. हमें मनी को जानने के पहले ये जानना होगा कि हमारे एंसेस्टर्स जब मनी इवोल्यूशन में नहीं था, इवोल्यूशन नहीं हुआ था, इवोल्यूशन इसका, और सर्कुलेशन में मनी नहीं था, तो कैसे जीते थे वो लोग? हाउ दे? अभी तो आप रुपया देते हैं, यू आर पेइंग मनी, यू आर गेटिंग पेन, यू आर पेइंग मनी, यू आर गेटिंग फूड ग्रेन, यू आर पेइंग मनी, यू आर गेटिंग स्टील, वट एवर यू वांट, you can get just by paying money. But when money was not in circulation, how people were fulfilling their need, इस पर हम लोग ध्यान देंगे आज। तो जब मनी नहीं था, our ancestors were using a system, that system is known as barter system. तो हमें मनी को जानने के पहले हम लोग सीखेंगे कि barter system क्या है, उसके बाद मनी पर हम लोग आएंगे। तो let us learn what is barter system. So write down all of you, barter system. Write down, barter system means direct exchange of one commodity for another. बार्टर सिस्टम मीन्स डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी फॉर अनदर। इसको आप ऐसे समझिए सीधा, अगर किसी आदमी के पास एक दो आदमी है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन फार्मिंग और दिस पर्सन इज इन्वॉल्व इन रियरिंग कैटल। ये कैटल का रियरिंग करता है, भेड़ बकरी गाय का पालन करता है, और ये फार्मिंग एक्टिविटीज में किसान का काम करता है। दिस प्रोड्यूसेस व्हीट एंड दिस प्रोड्यूसेस मिल्क। अगर ये इसको व्हीट चाहिए और दिस पर्सन नीड मिल्क एंड बोथ आर रेडी टू एक्सेप्ट ईच अदर्स गुड्स, तो यहां पर बार्टर सिस्टम विल एक्ट। दोनों एक दूसरे का गुड्स लेने के लिए तैयार है। दे एक्सचेंज फॉर व्हीट मिल्क एंड दिस पर्सन एक्सचेंज मिल्क फॉर व्हीट। तो ये एक वस्तु के बदले में दूसरे वस्तु का एक्सचेंज, अदला बदली, इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ये समझ लिया आप लोगों ने। नाउ लेट अस स्टडी बार्टर सिस्टम्स में कुछ डिफिकल्टीज थी। बार्टर सिस्टम हैज some difficulties, that is why this system is not in vogue nowadays. अब ये चलन में नहीं है बार्टर सिस्टम। It is almost extinct, समाप्त हो गया। Why barter systems gets extinct from the circulation? चलन से ये बाहर क्यों हो गया? इसमें कुछ डिफिकल्टीज थी, परेशानियां थी, कठिनाइयां थी, जिसको ड्रॉबैक्स भी कहते हैं, शॉर्ट कमिंग्स भी कहते हैं, डिफिकल्टीज। सो राइट डाउन डिफिकल्टीज of barter system. Difficulties of the barter system. इसमें डिफिकल्टीज क्या क्या था? सबसे पहला लिखिए, लैक ऑफ double coincidence. This is the one of the most important difficulties of the barter system. Lack of double coincidence. Double coincidence क्या होता है? राइट डाउन। फर्स्ट राइट डाउन, barter system can work. Barter system can work only when both the person
persons are ready to accept each other's goods. Barter system can only work. Barter system can only work. Can work only when both the persons are ready to accept each other's goods. अगर एक आदमी दूध चाहता है और उसके बदले गेहूं चाहता है और जो गेहूं दे रहा है उसको दूध चाहिए, बोथ आर रेडी, तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल है, तभी ये बार्टर सिस्टम विल वर्क देयर. बट राइट ऑन usually this type of double coincidence is rare, but you will find that someone is offering milk but wheat जो ऑफर कर रहा है उसको फिश चाहिए, तो बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा. यहां पर डबल कोइंसिडेंस नहीं है, देयर इज नो मैचिंग, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस. मैच कर ही नहीं रहा है एक दूसरे का नीड, तो क्या लिखा हमने यहां पे, बट यूजुअली दिस टाइप ऑफ डबल कोइंसिडेंस इज रेयर. देयरफॉर दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम. So difficulty is lack of double coincidence. Double coincidence is possible because if someone offers fish, he has to go far away. Those who can give instead of wheat fish. तो ये difficulties है पहला कि lack of double coincidence का. दूसरा lack of divisibility. Write down lack of divisibility. ये lack of divisibility क्या है? Write down. If someone wants some goods cannot be write down. Some goods cannot be divided. For example, and therefore write down some goods cannot be divided and therefore exchange is not possible. Suppose, example I am giving you, you can write yourself. Suppose someone is rearing goat or someone is engaged in fishing. दो आदमी एक मछली मारने में है, एक रियर कैटल करता है, कि सपोज ही वांट्स फिश वाला जो है उसको मान लिया जाए मीट चाहिए सपोज, या फार्मर से ले लो आप, एक फार्मर है ए, आसानी से समझना, ए दिस इज द फार्मर, इस ये व्हीट प्रोड्यूस करता है, बी क्या प्रोड्यूस करता है, कैटल रियरिंग करता है. ये दिस पर्सन इज बी इज इन्वॉल्व इन रियरिंग कैटल, ध्यान देना, RERI एंड रियरिंग कैटल. तो दिस रियर गोट sheep and cow. ये अब अगर व्हीट चाहिए, मान लो कि 2 kg व्हीट चाहिए सपोज बी को, तो क्या ये अगर इसके बदले शीप ऑफर करता है तो एक शीप 2 kg के बराबर तो होगा नहीं. कैन बी डिवाइडेड, क्या उसका पैर काट के देगा उसको कि भाई 1 किलो लिया तो चलो एक पैर काट देते हैं इसका. तो सम गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड देयरफॉर
एक्सचेंज बिकम पॉसिबल। तो ये दूसरा डिफिकल्टी है कि बार्टर सिस्टम में गुड्स का डिविजिबिलिटी नहीं था, सम ऑफ द गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड, दैट्स व्हाई बार्टर, ये एक डिफिकल्टी थी जिसके चलते एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था। तो दूसरा आपने समझ लिया इसको। थर्ड, लैक ऑफ कॉमन मेजर, तीसरी जो डिफिकल्टी थी इसकी, लैक ऑफ कॉमन मेजर। ये लैक ऑफ कॉमन मेजर अर्लियर इन बार्टर सिस्टम there was in barter system there was the lack of common measure. So lack of common measure means what? Nowadays you are measuring every commodity in terms of money. Suppose price of pen rupees 5 या 10 or 20, wheat 25 rupees per kg, cement 1 bag 400 1 bag. So all the goods there is common measure, that is money. But in barter system there was no any commodities was functioning as a common measure for the goods. So this was the third difficulty, lack of common measure. I have written here in barter system there was the lack of common measure. ये तीसरा डिफिकल्टी हुआ। चौथा जो डिफिकल्टी है वो है डिफिकल्टीज ऑफ स्टोरेज। चौथा, डिफिकल्टी, फोर्थ वन राइट डाउन, difficulty in storage. Write down, goods have short lifetime. It cannot be stored for longer period. Therefore, it was also a drawbacks of the barter सिस्टम या डिफिकल्टी, क्योंकि आप लॉन्ग टाइम रख नहीं सकते हो ना गुड्स। बार्टर सिस्टम में क्या था? एक्सचेंज ऑफ वन गुड फॉर अनदर, और गुड्स को लंबे समय तक हम रख ही नहीं सकते हैं, तो क्या एक्सचेंज पॉसिबल है सकता है क्या? वी कैन नॉट स्टोर द गुड्स फॉर लॉन्गर टाइम। सो this was the major drawback in barter system. So this is the difficulty in storage is the fourth difficulty of barter system. First one is आप लोग difficulties in deferred payment. Difficulties in deferred, DEFFERED, FERRED, sorry, difficulties in deferred payment, DEFERRED, deferred payment. deferred payment समझ लीजिए आप लोग। deferred payment means payment in future, right? I am writing here, it means deferred payment means deferred payment
means deferred payment means payment in future. You know, you are buying many goods, but you are paying in future after 10 days, 15 days, 20 days. That is called deferred. Deferred means you are not paying right now. आप अभी सामान खरीद रहे हो, कहते हो कि हम 2 महीना के बाद पेमेंट करेंगे, 3 महीना के बाद पेमेंट करेंगे, या इंस्टॉलमेंट में हम करेंगे, तो इसको कहते हैं डेफर्ड पेमेंट, पेमेंट इन फ्यूचर. तो डेफर्ड पेमेंट means payment in future. And goods deteriorate, write down deteriorate, deteriorate over the passing of time, and hence payment cannot be made in future. So if suppose you have taken wheat from someone 40 kg and you ask this goat I shall give you, let it grow, बच्चा है उसका, बकरी का बच्चा है, मैं इसको दे दूंगा आपको, लेकिन वह डिटेरियोरेशन होता है ना, किसी बीमारी का शिकार हो गया या कुछ हो गया उसके अंदर, तो फ्यूचर में वो लेगा नहीं. तो यू कैनॉट, दिस इज द डेफर्ड पेमेंट. यू कैनॉट मेक थ्रू गुड्स. आपने कहा ठीक है मैं गुड्स ही दे दूंगा बाद में आपको, और गुड्स खराब आपका प्रोडक्शन हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा इन फ्यूचर में. तो दिस इज द डिफिकल्टी of so fifth problem of the barter system is difficulties in deferred payment. Deferred payment means payment in future, and goods deteriorate over the passing of time, hence payment cannot be made in future. ये पांचों डिफिकल्टीज आपका क्लियर हो गया. अब आप इसके बाद हम लोग सीखेंगे all these difficulties has given the birth of money. इसी डिफिकल्टी के चलते मनी का बर्थ हुआ. आप लोग एक बार लिख लो, मैं अब मिटा रहा हूं इसको. नाउ स्टार्ट मनी आफ्टर नोइंग बार्टर सिस्टम, डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. नाउ स्टार्ट मनी. व्हाट इज मनी? All these difficulties has given the birth of money. ये सारे परेशानियों ने मनी को जन्म दिया. Now let us start. What is money? और मनी को जानने के पहले आप लोग ये जानिए कि मनी के रूप में किन किन चीजों ने काम किया है. थोड़ा इसको भी जानना जरूरी है. जस्ट verbally I shall discuss with you, not in detail. In ancient time, many goods has played the role of money. पहले क्या हुआ? स्टोन एंड क्वार्ज मनी के रूप में काम किया. स्टोन आप समझ रहे हैं, प्रीशियस स्टोन, मूंगा होता है, नीलम होता है, ये सब चीजें काम करता था मनी के रूप में. उसके बाद क्वार्ज भी होता है, क्वार्ज प्रीशियस स्टोन को कहते हैं, वो काम करता था. फिर फूड ग्रेन कुछ दिन काम किया. उसके बाद मेटल्स आए. मेटल में स्पेशली 2 मेटल काम करते थे मनी के रूप में. एक आया आपका सिल्वर, दूसरा काम करता था गोल्ड. और उसके बाद फिर पेपर मनी, कॉइंस, आयरन के आए. तो लेट अस डिस्कस
व्हाट इज मनी, आप लोग लिखो सब आदमी डिफिनेशन मनी, राइट डाउन। ऑल्दो वार्कर हैज गिवन मनी इज व्हाट मनी डज, ये शॉर्ट डिफिनेशन है, वाकर ने दिया है ये डिफिनेशन, बट दिस डिफिनेशन इज सिंपल बट वेग है, क्लियरिटी नहीं है इसके अंदर। मनी में जो मनी का काम करता है, इससे डिफिनेशन से क्लियरिटी नहीं होती है, लेकिन सबसे बेहतरीन और अच्छा डिफिनेशन दिया है क्रॉथर ने। क्रॉथर साहब का डिफिनेशन एक्सेलेंट है, तो वो डिफिनेशन आप लोग लिखो, एग्जाम में आप लोग यही डिफिनेशन देना। इन द वर्ड्स ऑफ क्रॉथर, राइट डाउन, इन द वर्ड्स ऑफ CROWTHER, in the words of Crowther, money is anything anything that is acceptable as a means of exchange, as a means of exchange and at the same time acts as measure of value and store of value। इसको आप इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दो। ये दिस डिफिनेशन इज गिवन बाय क्रॉथर, बहुत अच्छा डिफिनेशन है, स्टिल पीपल आर वी आर यूजिंग सिंस लॉन्ग। मनी इज एनीथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल एज ए मींस ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। इसको हम लोग समझ लेंगे अच्छी तरह से अभी जब हम इसका फंक्शंस पढ़ेंगे। तो क्या है मनी, वह है जो एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्टेबल हो। मनी देते हो, कोई भी चीज यू कैन एक्सचेंज, you are paying money, you are getting cement, you are paying money, you are getting food grain, you are paying money, you are getting chocolate, you are paying money, you are getting pencil, you are paying money, you are getting pens. It means whatever you want to, you are paying money, you are getting biscuits, you are paying money, you are getting car, anything you can exchange with money। तो पहला है anything that is acceptable as a means of exchange, ये समझ गया आपने, and at the same time acts as measure of value। उन्हें बताया measure of value क्या होता है। Nowadays every items, every commodities, every goods are measured in terms of money। मान लो एक बल्ब है, उसकी कीमत है 20 रुपये, 50 रुपये, तो it is measured in terms of money। Book you are going to purchase 200 rupees, it is measured in terms of money। You are going to purchase a bottle water of ₹20, it is measured in terms of money। तो everything wheat आप परचेज करने जा रहे हो ₹25 kg per kg, it is measured in terms of money। everything is measured in terms of money। so it means exchange first क्या है, anything that is acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure of value। it measures all value of all commodities, अभी मैंने एग्जांपल दिया। और तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, यू कैन स्टोर मनी फॉर लॉन्गर पीरियड। गुड्स आप नहीं रख सकते हो, मान लो आप रेयरिंग कैटल, उसकी लाइफ है 14 साल 15 साल, कॉज का या आपका गोट वगैरह का तो और कम लाइफ है, तो उसकी शॉर्ट लाइफ है, बट यू कैन कीप मनी इन बैंक
for 100 years, 200 years. So at the same time it stores of value. और अगर ये फीचर्स किसी में है तो that is called money. आप समझ गए होंगे. और in simple words write down. दूसरा डिफिनेशन भी दे सकते हैं अगर ये आपको याद नहीं रहा. मतलब ये दिस इज वेरी सिंपल और इजी डिफिनेशन. इवन देन or in other words, here you can write or in other words, or in other words, all those goods, all those goods, all those things, I know, don't use goods, all those things which performs following the functions of, performs the functions of पहला functions, पहला लिख लो फंक्शन, या आप एज ए उसको functions of टेक्स्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप. इन टेक्स्ट फॉर्म functions of मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला हुआ. मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. Transfer of value are called money. बस उसी डिफिनेशन को दूसरे रूप में भी आप लिख सकते हो. All those things which performs the functions of medium of exchange, पहला जो medium of exchange का काम करता हो, मेजर ऑफ वैल्यू का काम करता हो, स्टोर ऑफ वैल्यू का काम करता हो और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का काम करता हो, उसे मनी कहते हैं. आप सिंपल वर्ड में भी इस तरह भी लिख सकते हैं. तो ये मनी का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया. अब क्या करना है कि हम लोग वी शैल डिस्कस नाउ फंक्शंस ऑफ मनी. सो लेट अस स्टार्ट फंक्शंस ऑफ मनी. कौन कौन फंक्शंस हैं? फंक्शंस ऑफ मनी. तो वो फंक्शंस ऑफ मनी को दो भागों में विभाजित किया गया है. एक है पहला जो है प्राइमरी फंक्शन है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शंस. फंक्शंस ऑफ मनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फंक्शंस ऑफ मनी को एक प्राइमरी फंक्शंस में है और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन में है. तो हम लोग पहले प्राइमरी फंक्शन सीखेंगे. हम लोग प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. ये कैमरा में आ रहा है कि नहीं, मैं देख लेता हूं थोड़ा. हाँ, प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. फंक्शंस यहां पर करो आप, कैपिटल में दो एफ को. फर्स्ट राइट डाउन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी. अब प्राइमरी फंक्शंस में दो फंक्शंस आते हैं इसके. सो राइट डाउन. देखो प्राइमरी फंक्शंस में दो फंक्शंस हैं. एक है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू. इसके दो फंक्शंस हैं. इसका पहला लिखो प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड्स फॉलोइंग फंक्शंस, या सीधे लिखो पहला. यहां पे पहला, सबसे पहला जो है इसका प्राइमरी फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज. This is the one of the most important function this is the most important function
of money. Any goods can be exchanged with the help of मनी. क्या है मीडियम ऑफ एक्सचेंज? अभी मैंने बताया कि यू कैन एक्सचेंज एनी कमोडिटी. यू आर पेइंग मनी, यू कैन गेट पेन. यू पे मनी, यू कैन गेट फूड आइटम. यू पे मनी, यू कैन गेट wheat. You pay money, you can get maize. You pay money, you can get pulse. Any commodity you can exchange. So medium of exchange is the one of the most important function of money. दूसरा हमने बताया measure of value. इसका प्राइमरी फंक्शन है ये मेजर. नोट करते जाइए आप लोग सभी. मेजर ऑफ वैल्यू. ये दिस इज द all the commodity. Write down, deal this. All the commodities are measured in terms of money. For example, write down for example price of pen ₹20. Price of wheat ₹25 per kg. Price of biscuit ₹10, etc. Biscuit per packet here ₹10 per packet, etc. ये it means what? We are measuring the value of commodity in terms of money. All the commodities are measured. हमने लिखा भी यहाँ they are measured in terms of money. So ये measure of value is the second function. ये प्राइमरी फंक्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन कहलाता है, जिसमें कि एक आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, दूसरा मेजर्स ऑफ वैल्यू हो गया. अब नाउ वी शैल डिस्कस द सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन देखो, मैं इसको मिटा देता हूं ऊपर वाले डिफिनेशन को, आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको. अब सेकेंडरी फंक्शन या लिख देता हूं मैं यहां पे, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी आ जाएगा. सेकेंडरी functions of मनी. अब सेकेंडरी फंक्शंस कौन है? इसके 3 सेकेंडरी फंक्शंस हैं. पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट या स्टोर ऑफ वैल्यू ले सकते हैं आप. पहला स्टोर ऑफ वैल्यू. ये स्टोर ऑफ वैल्यू मनी कैन बी स्टोर्ड. राइट डाउन, डील दिस पॉइंट. जस्ट आपको 1 या 2 लाइन में डील करना है सो दैट मीनिंग कैन बी क्लियर. मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए. स्टोर ऑफ वैल्यू एज आई हैव गिवन, जस्ट आई हैव टोल्ड यू कि मनी कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर टाइम. यू कीप इन बैंक, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर 50 years, 100 years, more than 100 years. Money can be stored for longer period, while goods cannot be stored. Goods cannot be stored. तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसको पैसे को जमा कर सकते हैं बैंक में फॉर लॉन्गर पीरियड, 100 years, more than 100 years.
वाई गुड्स को नहीं जमा कर सकते। मान लो फूड ग्रेन है, उसकी लाइफ 1 साल होती है, 1 ईयर। कैटल है, उसकी लाइफ शॉर्ट है, तो गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड एज ए वैल्यू, बट मनी कैन बी स्टोर्ड एज लॉन्गर पीरियड। दूसरा जो है फंक्शन, इसका है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। देखो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, आप यहां पे बैठे हो, आपका कोई भाई, आपके रिश्तेदार मुंबई में पढ़ रहा हो या अमेरिका में पढ़ता हो या आप यूके में पढ़ता हो, आप यहां बैंक जाओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बाय ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पैसा आप अपने रिश्तेदारों को बंबई में ट्रांसफर कर सकते हो, फार प्लेस में, फार डिस्टेंस में, दोज हु आर स्टडीइंग और रह रहे हैं, तो यू कैन ट्रांसफर। अब बताओ, अगर कैटल को ट्रांसफर कर सकते हो क्या यहां से मुंबई? इज इट पॉसिबल? अगर कोई अमेरिका में रहता है, क्या यहां से कैटल आप कर सकते हो क्या? गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हो? अभी मिनटों में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, सेकेंड्स, money can be transferred from one place to another place. Right now, transfer of value. Right now, money can be transferred from one place to another, and one person to other, another easily. Money can be transferred from one place to another and one person to another easily. So this is the most important function of the money. Money can be transferred easily. Now you are doing this work. So this is the second function, transfer of value, secondary function of money. और तीसरा जो है वो है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू हो गया, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट लास्ट। स्टैंडर्ड ऑफ deferred, DEFERRED, deferred payment. Deferred payment, already we have payment in future. Write down payment in future. Is called deferred payment. So with the help of money, because value doesn't deteriorate, goods की तरह ये नहीं है कि आज खत्म सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा, तो with the help of money, payment in future, with the help of money, write down, with the help of money, future payment can be made easily. दिख रहा है ये? हाँ आ गया है, अब इसके नीचे नहीं लिखूंगा। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, पेमेंट इन फ्यूचर इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट, विद द हेल्प ऑफ मनी फ्यूचर पेमेंट कैन बी मेड इजीली। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये तीनों जो है प्राइमरी फंक्शन में क्या हो गया आपका,
मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है मीडियम मेजर ऑफ वैल्यू, फिर सेकेंडरी फंक्शन में स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और तीसरा हो गया स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। बस छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा नहीं है। ये आपका फंक्शंस ऑफ मनी में आ गया। अब फंक्शंस ऑफ मनी को जानने के बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सप्लाई ऑफ मनी भी हमको जानना चाहिए, तो मैं उसको भी अब खत्म कर देता हूं पूरा। इसको नोट कर लो आप लोग, मैं इसको मिटा देता हूं। डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा। सो नाउ अनदर पार्ट, मनी लिख लिया, मनी का फंक्शन सीख लिया आपने। अब एक छोटा सा पार्ट है दैट इज सप्लाई ऑफ मनी। दिस चैप्टर इज वेरी शॉर्ट चैप्टर, स्मॉल चैप्टर है कि मैं इसको एक ही वीडियो में खत्म करना चाहता हूं। नोट डाउन ऑल दी, नोट बनाते चाहिए आप लोग। नाउ राइट डाउन सप्लाई ऑफ मनी। नाउ स्टार्ट सप्लाई ऑफ मनी। मनी सीख लिया हम लोगों ने, बार्टर सिस्टम सीखा, बार्टर सिस्टम के बाद इसका डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम सीखा हम लोगों ने, उसके बाद फिर मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, इतना चीज कंप्लीट हो गया है। अब एक छोटा सा पार्ट है सप्लाई ऑफ मनी। सो राइट डाउन सप्लाई ऑफ मनी। Supply of money. You know, supply of money means, write down definition. It means money held by public at a particular point of time, at a particular point of time. It means money held by public. Here public means people, private people, individuals you can use here. By individuals, public यहाँ के जगह पे आप individuals दे दो, अच्छा रहेगा। individuals, money held by individuals या household दे सकते हो आप, by household दे सकते हो आप, households and firms, households and firms at particular point of time. इसमें देखो क्लियरली है कि इवन मैं क्लियर कर रहा हूं, मनी सप्लाई अच्छे से आपको समझ लेना कि हाउस होल्ड एंड फर्म द्वारा जो मनी हेल्ड उसके पास है, अगर उसने बैंक में भी रखा है तो वह भी मनी सप्लाई में आएगा, इफ इट इज केप्ट इन बैंक, कमर्शियल बैंक में। लेकिन अगर बैंक का रुपया उसके पास है तो दैट इज नॉट इन कम्स अंडर मनी सप्लाई। मनी सप्लाई में सीधे देना आप लोग, इट मींस दो जगह हो गया है, एक जगह मिटा देता हूं मैं, थोड़ा सा दो जगह लिखा गया है। इट मींस मनी हेल्ड बाय, यहां से करो, इट मींस मनी हेल्ड बाय हाउस होल्ड एंड फर्म्स
एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे ही पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो आपको पता है ये मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट होगा, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम में फ्लो कंसेप्ट होता है। जब हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ रहे थे तो मैंने क्लियरली उस जगह बताया था कि स्टॉक का रिलेशन कंसेप्ट पॉइंट ऑफ टाइम से है, मैंने एग्जांपल देके बताया था, और फ्लो का कंसेप्ट जो है वो पीरियड ऑफ टाइम से है। तो यहाँ क्लियरली दिया गया है कि इट मींस मनी हेल्ड बाय हाउसहोल्ड्स एंड फर्म्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो नेचुरली जो सप्लाई है वो स्टॉक कंसेप्ट बन जाता है। तो ये अगर मनी बैंक में भी रखा हुआ है फर्म का और इंडिविजुअल्स का, किसी एक आदमी का या ग्रुप ऑफ पीपल का, तो वो मनी सप्लाई के तहत आएगा। अब देखो कंसेप्ट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, दो कंसेप्ट हैं इसके। कंसेप्ट्स ऑफ, राइट डाउन, कंसेप्ट्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, इसके दो कंसेप्ट हैं। पहला है नैरो कंसेप्ट, नैरो कंसेप्ट। दूसरा जो है वो है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न, नैरो की जगह पे आप ब्रॉडर कंसेप्ट यहां पर दे दो। नैरो स्लैश, नैरो को हम लोग ट्रेडिशनल भी कहते हैं इसको। ट्रेडिशनल आप स्लैश करके लिख सकते हो। ट्रेडिशनल अप्रोच, देयर आर टू अप्रोचेज, कंसेप्ट नहीं दो। कंसेप्ट्स की जगह पे बेहतर होगा कि आप लोग अप्रोचेज लिखो। अप्रोचेज ऑफ सप्लाई, मनी सप्लाई, अप्रोचेज ज्यादा अच्छा है। दो अप्रोचेज हैं, अप्रोचेज ऑफ सप्लाई ऑफ मनी। एक नैरो अप्रोच है या नैरो कंसेप्ट भी चलेगा, ट्रेडिशनल अप्रोच लिख दो, यहां पे दोनों वर्ड आ जाएगा। और दूसरा है नैरो के जगह पे यहां देते हैं ब्रॉडर कंसेप्ट। स्लैश अगर लिखते हैं तो यहां पे फिर ट्रेडिशनल के जगह पे मॉडर्न हो जाएगा, मॉडर्न अप्रोच। दोनों यूज कर सकते हैं, कंसेप्ट भी अप्रोच भी। यहां पर अगर कंसेप्ट है तो कोई गलत नहीं था, अप्रोच ऑफ मनी सप्लाई या कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई बोथ आर सेम। तो ये नैरो कंसेप्ट क्या है और ब्रॉडर कंसेप्ट क्या है मैं अभी क्लियर कर देता हूं। समझ लेना है इसको, लिखने की जरूरत नहीं है। इसको लिखना जो चीज है मैं वो भी लिखाऊंगा। नैरो कंसेप्ट इंक्लूड्स ओनली पेपर, कॉइन्स, करेंसीज में फिर आ गया आपका पेपर नोट आ गया, कॉइन्स आ गया, और ड्राफ्ट वगैरह हैं, ये चेक्स, ये सब चीजें उस नैरो कंसेप्ट में आता है सप्लाई ऑफ मनी में। लेकिन मॉडर्न में अभी बहुत सारे चीज, जैसे कि आपका एटीएम्स हैं, डेबिट मनी है, सारे करेंसी नोट्स तो है ही, कॉइन्स, करेंसी नोट्स, आपका डेबिट मनी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक्स, ड्राफ्ट्स, डिमांड डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, एनएससी, किसान विकास पत्र, फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑल इंक्लूड्स अंडर मॉडर्न या ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी में। ये क्लियर हो गया होगा। इसमें केवल 2-3 हैं, ज्यादा नहीं इसके अंदर। देखिए यहां जो है वो यहां पर तो है ही, देखिए इसके अलावा क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया आपका, या डेबिट कार्ड हो गया आपका, फिर चेक्स आ गए, फिर वो आपका पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट है, एनएससी हैं, किसान विकास पत्र, ये सारी चीज ब्रॉडर कंसेप्ट के तहत आता है। तो हम लोग ये यहां तक ही समझेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, किताब में भी दिया हुआ है, देख लेना। अब जो हमें देखना है कि आरबीआई हैज कैटेगराइज्ड मनी सप्लाई इन 4 टर्म्स आर बाई कंसेप्ट। अब लिखो कंसेप्ट्स ऑफ मनी सप्लाई बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब आरबीआई के कंसेप्ट में क्या क्या है, व्हाट आर द
आरबीआई। अब पहला इसमें 4 पोस्ट दिया है इन्होंने, M1 यहां मैं लिख देता हूं, उसके बाद मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। 4 कंसेप्ट हैं इसके, M1 है, M2 है, M3 है एंड M4 है। ये 4 कंसेप्ट्स हैं मनी सप्लाई का, आरबीआई का। तो वन बाय वन वी शैल डिस्कस। राइट डाउन, M1 कंसिस्ट्स ऑफ, M1 कंसिस्ट ऑफ। अब M1 के तहत क्या क्या है इसको हम लोग अभी ध्यान से देंगे कि M1 में क्या क्या है। M1 कंसिस्ट ऑफ, पहला इसमें लिखिए करेंसी। करेंसी, अब करेंसीज में क्या होगा, इट इंक्लूड्स, यहां लिख दो पहले करेंसीज को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। करेंसीज है इसमें पहला कंपोनेंट इसका M1 का, तो इसको हम लोग वी डिनोट थ्रू सी। अब इसमें लिख लीजिए आप लोग, इट इंक्लूड्स कॉइन्स एंड पेपर नोट्स, कॉइन्स एंड पेपर नोट्स। एक तो कॉइन्स आप समझ रहे हैं, सिक्का, और पेपर नोट्स, रुपया जिसको हम लोग कहते हैं रुपया। तो ये दोनों करेंसीज के तहत आता है। तो सी पहला कंपोनेंट हो गया। फिर जो दूसरा कंपोनेंट है इसका डीडी है, जिसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। लिख लो आप लोग, डिमांड डिपॉजिट्स, ब्रैकेट में इसको लिख लो डीडी। डिमांड डिपॉजिट्स को डीडी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है, हम बाद में लिखा देंगे, करंट अकाउंट डिपॉजिट भी कहा जाता है, और करंट अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। देखो ये डीडी क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट इज डिपॉजिटेड इन बैंक मेनली बाय बिजनेसमैन। मैं इसका जब हम लोग बैंक चैप्टर पढ़ेंगे तो डिमांड डिपॉजिट की वहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर भी मैं यहां थोड़ा आपको बता देता हूं कि डीडी का तात्पर्य क्या होता है। एक आपने सेविंग डिपॉजिट होता होगा, जो कि हम लोग सामान्य आदमी जो कस्टमर है बैंक में रुपया जमा करते हैं, और डिमांड डिपॉजिट ये रुपया बिजनेसमैन करता है। इसके फीचर्स क्या है, मैं थोड़ा फीचर बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में यहां नहीं जाऊंगा। कि डिमांड सेविंग डिपॉजिट में बैंक गिव्स सम परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट। अगर आपका सेविंग अकाउंट डिपॉजिट में पैसा है 1 लाख 2 लाख 5 लाख व्हाटएवर मनी इज डिपॉजिटेड इन बैंक, तो बैंक गिव सर्टेन परसेंटेज इंटरेस्ट। अभी 3 या 4% है मोटा मोटी, तो उसका फीचर है। इसमें क्या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है किसी का, अगर उसमें 10 लाख 20 लाख या जो भी मनी डिपॉजिट है, तो बैंक डजंट गिव एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करती है। आपको सीधा समझ लेना, ये दो मेन डिफरेंस है। और डिफरेंसेस है जिसका मैं चर्चा आगे करूंगा, इन बैंक में भी इसका करेंगे हम लोग, जब बैंक का पढ़ेंगे बैंक चैप्टर कमर्शियल बैंक, उसमें वहां उसकी चर्चा है इन डिटेल। तो अभी आप इतना समझ गए होंगे, इट इज मेनली ओपन्ड बाय बिजनेसमैन, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ये सेविंग अकाउंट डिपॉजिट की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो डिमांड डिपॉजिट इसका पार्ट हुआ, M1 का पार्ट है, बता रहा हूं मैं। और तीसरा है अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। अब देखो ये अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई क्या होता है, हेल्ड बाय आरबीआई, अदर डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई विद, एक ही बात में विद आरबीआई लिख दे दो, विद आरबीआई, ठीक है। अदर हेल्ड बाय आरबीआई लिख लो, क्लियर हो जाएगा, हेल्ड बाय आरबीआई। ये अदर डिपॉजिट को हेल्ड बाय आरबीआई, इट इज कॉल्ड ओडी, ये ओडी कहते हैं। ये ओडी क्या है आपको पता है कि फिर जब हम लोग बैंक चैप्टर पढ़ेंगे वहां क्लियर और अच्छी तरह से होगा कि एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट।
रेशियोज, रिजर्व रेशियोज को दो तरह का, एक होता है सीआरआर, मैं बाद में चर्चा करूंगा, यहां उसकी जरूरत नहीं थी, सीआरआर, और दूसरा होता है एसएलआर। इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और एसएलआर होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों ही सर्टेन परसेंट अमाउंट ऑफ इट्स टोटल डिपॉजिट, एक में टोटल लायबिलिटी का, मैं बाद में चर्चा करूंगा डिटेल में, वो आरबीआई के, ये आरबीआई के पास रहता है, एसएलआर ब्रांच के पास रहती है। तो सीआरआर जो है वो दैट इज द अदर डिपॉजिट्स हेल्ड बाय आरबीआई। तो आरबीआई के पास भी कमर्शियल बैंक को कुछ रुपया जमा करना पड़ता है, किसका, जो टोटल डिपॉजिट्स हैं उसके, पब्लिक का जो डिपॉजिट होता है उसमें से सम परसेंटेज आरबीआई जमा करता है, दैट कम्स अंडर ओडी। तो ये तीन M1 सप्लाई ऑफ मनी जो कि आरबीआई का कंसेप्ट है, ये चार कंसेप्ट है, M1, M2, M3 एंड M4, ये चारों कंसेप्ट में M1 में तीन कंपोनेंट हैं। तो अब क्या हो गया, M1 को आप नाउ यू कैन राइट हियर, M1 इक्वल टू पहला हो गया C प्लस दूसरा DD, तीसरा OD, ये तीन कंपोनेंट मिलकर के M1 बना, ये M1 सप्लाई ऑफ मनी हो गया। दूसरा, एक पहला हो गया ये, अब दूसरा है M2 में क्या क्या आता है आप लोग लिखो, M2 इक्वल टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। ये M2 में है, M2 में M1 के सारे कंपोनेंट यानी तीन, ये तीनों, और सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। नाउअडेज सेविंग अकाउंट इज ओपनड इन पोस्ट ऑफिस, जैसे बैंक में खोलते हो सेम टाइप का पोस्ट ऑफिस में भी खुलता है। अब कहोगे कि सर अंतर क्या है दोनों में, पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क पड़ता है, पोस्ट ऑफिस वाले थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देते हैं, लेकिन वहां परेशानी भी है थोड़ा, वहां पर वर्क लेंथी बहुत होता है, आप डिले होगा आपको पैसा निकालने में, तो पीपल थोड़ा का डिफरेंस है, 0.25% का अंतर आ जाता है, तो उतना लोग बियर कर लेता है क्योंकि उसे कन्वीनियंस बैंक में लगता है, तो लोग बैंक में खोलते हैं। लेकिन बहुत आदमी जिसके पास सफिशिएंट टाइम है, दे ओपन सेविंग अकाउंट इवन इन पोस्ट ऑफिस। तो M1 में जितने कंपोनेंट्स हैं और ये सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ये दोनों मिलकर के, यानी तीन कंपोनेंट M1 का, ये तीनों, और एक सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, ये चारों मिलकर के M2 यानी मनी सप्लाई टू आरबीआई के कंसेप्ट में आता है ये। अब हम लोग स्टडी करेंगे M3 का। M3 राइट डाउन, M3 में M1 है, यानी M1 और प्लस टाइम डिपॉजिट, इसी को फिक्स्ड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, या इसी को फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहा जाता है। मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख देता हूं, टाइम डिपॉजिट इज आल्सो कॉल्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा रहता है, एंड इट इज केयर्ड फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 इयर्स के लिए। तो M1 का तीनों कंपोनेंट और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे ही आएगा तो वो आपका इट बिकम्स M3 सप्लाई ऑफ मनी आरबीआई का। चार कंसेप्ट है, मैंने पहले ही बताया है, तो ये M3 में M1 प्लस टाइम डिपॉजिट आ गया। तो M1 का तीनों कंपोनेंट और टाइम डिपॉजिट यानी चार कंपोनेंट मिलकर के M3 मनी सप्लाई M3 बनता है। अब हम लोग चौथा कंसेप्ट जो है वो है M4 के अंदर क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा, M3 है, M3 लेंगे प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस को नहीं देना है, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। इसमें एक चीज करना है, एक्सक्लूडिंग
एक्सक्लूडिंग कर दो आप, एक्सक्लूडिंग एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एक्सक्लूडिंग एनएससी लिख दो। अब टोटल यहां तो होगी सर, यहां पर भी आपने दिया है कि सेविंग डिपॉजिट विद प्राइम पोस्ट ऑफिस, यहां पर टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो दो तरह के पोस्ट ऑफिस में जमा होता है रुपया, ध्यान देना आप लोग। एक तो केवल सेविंग में जो पैसा डाला, सेविंग अकाउंट खोला, उसमें पैसा जो जमा है, दैट कम्स अंडर M2 में। देख लो, सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। यहां है टोटल डिपॉजिट्स। अब टोटल डिपॉजिट्स में क्या हो गया, सेविंग डिपॉजिट तो होगा ही, साथ साथ किसी ने किसान विकास पत्र खरीदा, किसान विकास पत्र आप जाओगे 10,000 का, 20,000 का, 1 लाख का, जितना चाहोगे तो आप खरीद सकते हो वहां पे। तो वहां पर फिर कभी कभी फिक्स्ड डिपॉजिट भी वहां जमा होती है। तो ये सारे डिपॉजिट जो हैं, इट कम्स अंडर टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो ये जब आ जाएगा, और M3 का, M3 में M2 और टाइम डिपॉजिट है, ये 4 कंपोनेंट यहां, और ये पूरा, तो इट बिकम्स M4। ये सप्लाई ऑफ मनी का कंसेप्ट है। मनी चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट। I do hope you have understood very well. So please note down this one also. Thank you.